नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो चुकी है। आप लोगों के लगातार प्रश्न आ रहे थे कि जब ढैया समाप्त हो गई तो फिर समस्याएं क्यों नहीं समाप्त हो रही हैं। अब सभी प्रश्नों का एक साथ अलग अलग उत्तर देना तो संभव नहीं था, इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया ताकि आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान दिया जा सके एक साथ में। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि भले ही 17 जनवरी को शनि ने राशि परिवर्तन किया, शनि की ढैया समाप्त हुई, लेकिन जनवरी से मई तक क्या रहा 3-4 महीनों में, जिसकी वजह से समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। इस विश्लेषण में उन्हीं ग्रहों को कंसीडर किया है जो अस्थायी रूप से एक ही भाव में गोचर कर रहे हैं, नहीं लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करने वाले ग्रहों के आधार पर ही ये विश्लेषण किया है। और ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब जीवन में भाग्योन्नति, धन प्राप्ति, विदेश गमन, नौकरी, विवाह, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब के योग कब से बनेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मिथुन राशि के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के भी मित्र हैं, शनि के भी मित्र हैं, गुरु के भी मित्र हैं, राहु के भी मित्र हैं, शुक्र के भी मित्र हैं। और ऐसे में अगर इनमें से कोई भी ग्रह पीड़ित हो जाए तो मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब आप देखिए जनवरी से जून तक में क्या हुआ है। इन 4 महीनों में शनिदेव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, और 17 जनवरी को शनि ने राशि परिवर्तन किया। 3 फरवरी को शनि अस्त हो गए। पूरे 36 दिन तक तो शनि अस्त रहे। अब आप देखिए कि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, बहुत स्लो स्पीड से अपना फल देते हैं। तो 36 दिन तक तो अस्त रहे, फिर उदित हुए, तो अब धीरे धीरे अपना फल देना शुरू करेंगे। ये तो हुई बात शनि की। बुध के मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति, और गुरु भी 31 मार्च को अस्त हो गए। 27 अप्रैल तक गुरु अस्त रहे। अब शनि के अस्त होने का प्रभाव ये हुआ कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई, कार्यों की गति मंद हुई, कार्यों में रुकावट आई। और जब गुरु अस्त हुए तो 11वां भाव अस्त हो गया, लाभों के मार्ग जो है वो बंद हो गए, क्योंकि 11वां भाव आपके इनकम का होता है, आपकी आय का होता है, आपके लाभ का होता है। अब यहाँ गुरु अस्त हो गए। अस्त तो हुए ही, राहु के साथ गोचर करने के कारण गुरु चांडाल योग भी बना, तो 11वां भाव प्रभावित हुआ, पंचम भी प्रभावित हुआ, सप्तम भी प्रभावित हुआ। विवाह के मार्ग में बाधाएं आई, विवाह में रुकावट हुई, वैवाहिक संबंध तय नहीं हो पाए, शिक्षा प्रतियोगिता, संतान को लेकर के चिंताएं बढ़ी, और गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ी, तो यहाँ भी वही स्थिति की पराक्रम पुरुषार्थ में कमी। और इसके बाद 2 घटनाएं और घटी। आपके राशि के स्वामी बुध हैं, और 23 अप्रैल को बुध भी अस्त हो गए। 23 अप्रैल से 15 मई तक बुध अस्त रहे। अब बुध आपके राशि के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जहाँ से आप भौतिक सुख सुविधाओं का विचार किया जाता है।
जब बुध ही अस्त हुए तो आपकी बुद्धि प्रभावित हुई, आपकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हुई और भौतिक सुखों में कमी आई। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, घर को डेकोरेट करना चाहते थे, कोई प्लाट खरीदना चाहते थे, तो सही फैसला नहीं ले पाए होंगे क्योंकि बुद्धि भ्रमित हुई, बुद्धि कमज़ोर हुई, तो डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वो समाप्त हुई आपकी, उसमें कमी आई। आप ये तय नहीं कर पाए होंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा मकान, कौन सा प्लाट, कौन सा फ्लैट या कौन सा वाहन खरीदा जाए। एक डर सा भी आपके मन में हो रहा होगा कि ऐसा ना हो कि इसमें कोई किसी तरह का विवाद हो। एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी बुध के अस्त होने के कारण। और चौथी जो घटना रही, ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव बुध के परम मित्र हैं और 14 अप्रैल से और 15 मार्च तक सूर्य राहु के साथ रहे। सूर्य को ग्रहण दोष लगा और सूर्य भी अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं थे। तो 17 जनवरी से और मई तक जब ये स्थितियां रहीं कि शनि, गुरु, बुध और सूर्य, जब ये चारों ही ग्रह कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से पीड़ित रहे, प्रभावित रहे, तो फिर समस्याएं तो आनी है, लाभ मिलने में कमी तो होनी ही है। आपने ये सोचा कि ढैया समाप्त हो गई तो एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि शनि कोई भी रिजल्ट, कोई भी फल बहुत देरी से प्रदान करते हैं। तो खैर अब जून से स्थितियां बदल जा रही हैं। 15 जून से स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। क्या होगा आप ये समझें। 15 जून से पहला जो कार्य होगा वो ये होगा कि गुरु और राहु का जो गुरु चांडाल दोष था वो समाप्त होगा और गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा। गज लक्ष्मी राजयोग पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख लीजिएगा। सूर्य भी ग्रहण दोष से बाहर आ जाएंगे। सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। और सूर्य का गोचर 15 जून को आपके लग्न भाव में होगा, तो आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपकी ऊर्जा, बल, तेज बढ़ेगा। यहाँ पर शनि भाग्य भाव में है और अब चूंकि शनि उदित हो चुके हैं तो धीरे धीरे भाग्य का भी आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। गुरु राहु का गज लक्ष्मी योग बन रहा है, तो भाग्य भाव भी एक्टिवेट होगा और भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी, लाभों की प्राप्ति होगी, क्योंकि लाभ का भाव एक्टिवेट हो गया। शनि की दृष्टि पड़ी, गज लक्ष्मी योग बना और गुरु की दृष्टि पड़ी पंचम पर, जिसके स्वामी हैं शुक्र। अब पंचम भाव क्या होता है? लव रिलेशंस का होता है। शुक्र लव रोमांस के कारक हैं। गुरु सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव विवाह का होता है। गुरु संतान और विवाह के कारक होते हैं। तो 15 जून के बाद जो है स्थितियाँ आपके पक्ष में हो जाएंगी। आपके लव रिलेशंस को प्रगाढ़ता मिलेगी, मैरिज के अवसर बनेंगे, विवाह के बंधन में बंधने का योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। और इसके अलावा शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी ही। शनि की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी
तो शनि के बारे में कहा गया है कि जिस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है उस भाव के अशुभ प्रभावों को शनि समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी धन संबंधी या कर्ज संबंधी समस्या भी समाप्त होगी, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के 12वें भाव के भी स्वामी हैं और पंचम के भी स्वामी हैं, और लग्न के स्वामी आपके बुध हैं, बुध के मित्र हैं शुक्र। तो विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, विदेशों से धन का लाभ होगा, किसी तरह का कोई कर्ज है वो उतर जाएगा। और छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। 15 जून के बाद का विदेशों में नौकरी करने का योग बनेगा, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है। क्योंकि मिथुन राशि बुध की राशि है, तो आपको बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में या फाइनेंस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, टेक्निकल फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है, आईटी सेक्टर में आपको नौकरी मिल सकती है। ये सब चीज़ें होंगी। अब कुछ विशेष कालखंड भी मैं आपको बता दूं, जिससे कि आपको समझने में और उसी के अनुसार कार्य करने में सुविधा हो। देखिए 15/6 को सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में होगा, और शनि से पंचम पर होंगे सूर्य और सूर्य से नवम पर होंगे शनि। कोई भी दो ग्रह जब नवम पंचम का योग बनाते हैं, एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। तो शनि भी एक्टिवेट रहेंगे और सूर्य भी एक्टिवेट रहेंगे। अब सूर्य यहाँ पर पराक्रम भाव के स्वामी हैं, आपको पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, टूर एंड ट्रेवल से आपको लाभ मिलेगा, और आपके भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। चूँकि शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं, आपके विदेश जाने का योग भी बनेगा, और साथ ही साथ विदेशों से धन की प्राप्ति भी होगी। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और ये समय रहेगा 15 जून से लेकर के और 17/7 तक। इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे 17/8 को। और यहाँ पर सूर्य और शनि एक दूसरे से समसप्तक दृष्टि संबंध बनाएंगे। जब भी सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बनता है तो एक प्रबल राजयोग कारक होता है। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, और इस समय भाग्य भाव में शनि एक्टिवेट हैं, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का भी लाभ प्राप्त होगा इस गोचर काल में। और ये गोचर है 17/8 से 17/9 का। इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे कुंडली के पंचम भाव में, और ये डेट है 18/10 से लेकर के 17/11 तक। यहाँ पर गुरु और सूर्य का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। राहु 30 अक्टूबर को दशम में आ जाएंगे, तो 18/10 से 17/11 तक का जो कालखंड है, ये पंचम भाव और एकादश भाव दोनों का आपको शुभ फल प्राप्त होगा। संतान की प्राप्ति होगी, संतान की उन्नति होगी, संतान को नौकरी मिल सकती है। साथ ही साथ आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते थे तो वो भी कर सकते हैं। एकादश भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी और यहाँ पर आपका धन का लाभ तो होगा ही, आपका सोशल सर्कल, सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। भले ही सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, लेकिन जब गुरु से सीधा दृष्टि संबंध बनेगा और एक्टिवेट होंगे तो सूर्य बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। तो इस तरह से
मिथुन राशि के जातकों के जीवन में 15 जून के बाद बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने जा रहा है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए आपको अपने राशि के स्वामी बुध को बलवान करना होगा। तो बुध के उपाय जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने हैं, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।